वैदिक एरा इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करें तो 1500 बीसी से 1000 बीसी के टाइम पीरियड को बोलते हैं ऋग्वैदिक एरा के नाम से, और 1000 बीसी से 600 बीसी के टाइम पीरियड को बोलते हैं पोस्ट वैदिक एरा के नाम से। ये जो कंप्लीट टाइम पीरियड है मींस 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच का जो टाइम पीरियड है, इस कंप्लीट टाइम पीरियड को बोलते हैं वैदिक एरा के नाम से। वैदिक एरा को हमने डिस्कस किया। अब बात कर लेते हैं वैदिक लिटरेचर की। वैदिक लिटरेचर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन जो है वो वैदिक लिटरेचर के अंडर आते हैं, ये आपको क्लियरली याद होना चाहिए, क्योंकि एक बार यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि वैदिक लिटरेचर का कौन कौन पार्ट है। तो वैदिक लिटरेचर में आते हैं वेदा, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद। वैदिक लिटरेचर को श्रुति लिटरेचर और संहिता के नाम से भी जानते हैं। श्रुति का मतलब आपको पता होता है हियरिंग, तो ये जो वैदिक लिटरेचर है इनको बार बार हियरिंग के थ्रू, मतलब इनको लिखा नहीं गया, बार बार सुन सुन करके इनको याद किया गया था, इसीलिए इन लिटरेचर को श्रुति लिटरेचर के नाम से जानते हैं। हमने डिस्कस किया वैदिक लिटरेचर को। अब बात आती है कि कौन ऐसे पार्ट हैं जो वैदिक लिटरेचर के पार्ट नहीं है, मतलब कौन वैदिक लिटरेचर नहीं है। तो इनके नेम भी आपको क्लियर याद होने चाहिए। वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, ये जो है वो वैदिक लिटरेचर के पार्ट नहीं है। तो इनको मिक्स करके 2 ऑप्शन वैदिक लिटरेचर और 2 ऑप्शन वैदिक लिटरेचर के जो पार्ट नहीं है उनको देकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और पूछ लेंगे कि कौन वैदिक लिटरेचर है और कौन वैदिक लिटरेचर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं वेदास के बारे में। वेदा के बारे में एक जनरल अवेयरनेस। ये जो जनरल अवेयरनेस है वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि वेदा को हम किस नाम से जानते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। लेकिन बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनमें ये बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो और उसमें एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देख लेने चाहिए। उन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपकी जो स्टडी है वो एक डेफिनेट वे में आगे जा सकती है। वेदा का अर्थ होता है नॉलेज, और वेदा को जिन्होंने कंपोज किया उनको बोलते हैं आर्यंस। आर्यंस का भी एक मीनिंग होता है, मीन्स एलिट और सुपीरियर। जो आर्यंस जिन्होंने वेदास को कंपोज किया उनका अर्थ होता है सुपीरियर। वेदास क्या है? वेदास परमानेंट है, वेदास ऑथेंटिक है, और वेदास अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब पुरुष के द्वारा इनको रिटर्न नहीं किया गया था, पुरुष के द्वारा इनको कंपोज नहीं किया गया था। ऐसा बोलते हैं कि वेदास को डायरेक्टली गॉड ने कंपोज किया था, लेकिन गॉड ने भी कुछ अपने मीडिएटर फाइंड किए और उन मीडिएटर के थ्रू इन वैदिक मंत्रास को कंपोज किया, और उन मीडिएटर को बोलते हैं दृष्टा। ऐसा बोलते हैं कि वैदिक मंत्रास जो हैं उनको विमेन ने भी कंपोज किया था। अब आप देखिए कि उस टाइम विमेन का पार्टिसिपेशन सोसाइटी के इंपॉर्टेंट वर्क्स में कितना ज़्यादा हुआ करता था। ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि उस टाइम सोसाइटी में मैन और वीमेन के बीच में काफ़ी ज़्यादा इक्वलिटी हुआ करती थी। वो विमेन जिन्होंने वैदिक मंत्रास को कंपोज किया, उन विमेन का नाम था ऋषि। उनको ऋषि के नाम से जानते थे। हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 वेदास हैं, जिसमें ऋग्वेदा जो है वो ओल्डेस्ट वेदा है, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। सामवेदा जो है इसमें सिंगिंग से रिलेटेड बताया गया है, यजुर्वेदा में यज्ञ से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, और अथर्ववेदा में बात की गई है मेडिसिन से रिलेटेड, आयुर्वेदा से रिलेटेड। ऋग्वेद वेदास में सबसे ओल्डेस्ट है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र है। मंत्र को ऋचा के नाम से भी जानते हैं। मंडल और सूक्त को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो कोई बुक है और उस बुक में बहुत सारे चैप्टर हैं और बहुत सारे टॉपिक के बारे में उस बुक में बात की गई है। तो ये जो मंडल है उन चैप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सूक्त है उन टॉपिक को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरीके से रिलेट कर लो कि ऋग्वेद एक बुक है और इस बुक में 10 तो चैप्टर हैं, 1028 टॉपिक के बारे में इस बुक में बात की गई है, और 10,600 इसमें मंत्र है। ऋग्वेद का जो 1st और 10th नंबर का पहला और 10वें नंबर का जो मंडल है उसको बाद में जोड़ा गया, मतलब पहले 2 से और 9 नंबर के जो मंडल हैं उनको कंपोज किया गया और फिर बाद में 1st और 10th मंडल को ऐड किया गया। 2 से 7 नंबर के, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो मंडल हैं इनको वंश मंडल या फिर डायनेस्टी मंडल या फिर फैमिली मंडल के नाम से जानते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें तो 2nd नंबर का जो मंडल है वो स्मॉलेस्ट मंडल है, स्मॉलेस्ट चैप्टर है, और 10th नंबर का जो मंडल है वो लार्जेस्ट चैप्टर के रूप में एग्जिस्ट करता है। 3rd मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है, और जो गायत्री मंत्र जो है वो सावित्र गॉड को डेडिकेटेड है, और सावित्र ये जो वर्ड है वो सन का सिनोनिम है। गायत्री मंत्र को विश्वामित्र के द्वारा कंपोज किया गया था। 7th नंबर के मंडल में बैटल ऑफ दसरागी के बारे में बताया गया है। ये बैटल ऑफ दसरागी क्या है?
ऐसा बोला जाता है। इस बैटल के बारे में ये बात बताई जाती है कि एक तरफ भरत कबीला था और दूसरी तरफ 10 राजा थे। इनके बीच में रावी जो रिवर है उसके बैंक पर एक कन्फ्लिक्ट, एक वॉर होती है। ऐसा बोलते हैं कि जो भरत कबीला है उसके किंग थे सुदास और उनका एक पृष्ठ हुआ करता था और इस पृष्ठ की जो पोस्ट थी वो पहले थी विश्वामित्र के पास में। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि विश्वामित्र कुछ टाइम के लिए कहीं पर घूमने के लिए चले जाते हैं, विजिट के लिए चले जाते हैं, तो वो अपना जो पृष्ठ है वो वशिष्ठ को बना लेते हैं। और जब ये बात विश्वामित्र को पता चलती है तो विश्वामित्र इन 10 राजाओं के साथ में उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पृष्ठ अपॉइंट कर दिए जाते हैं और फिर यहाँ पर भरत कबीला और जो 10 राजा हैं उनके बीच में रावी रिवर के बैंक पर ये कन्फ्लिक्ट होता है, वॉर होता है और उसमें जो भरत कबीला है उसकी जीत हो जाती है। ऐसे बोलते हैं कि इस भरत कबीला के नाम पर ही हमारे इंडिया का नाम भारत पड़ा था। जो 8वें नंबर का जो मंडल है उसमें इंटेलेक्चुअल विमेन के नाम बताए गए हैं और ये नेम इस तरीके से हैं: घोषा, सिक्ता, अपाला, लोकमुद्रा एंड काक्षावर्ती। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर वीमेन के नेम के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में ये बातें बताई गई हैं। 9वें नंबर का जो मंडल है वो सोम को डेडिकेटेड है। सोम के बारे में 144 मंत्र यहाँ पर लिखे गए हैं। सोम क्या है? देखो, यहाँ पर ये बताया गया है इन मंत्राज के थ्रू कि जो सोम है उसको अगर आप एक ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर उसको कंज्यूम करते हो तो ये परेशानी हो जाएगी। इस तरीके से आप उसको कंज्यूम करते हो, इसको मतलब इससे एक बात समझ में आती है कि जो सोम है वो एक पेय पदार्थ है, एक ड्रिंकिंग चीज है और उसका एक मेडिसिन के रूप में उसका यूज किया जाता है। सोमरस जो है वो मुंजवंत माउंटेन जो है वहां पर पाया जाता है। ऐसा 9th मंडल में 9th चैप्टर में बात बताई गई है। 10वें नंबर का जो मंडल है उसमें पुरुष सूक्त के बारे में रिलेट करता है। पुरुष सूक्त को मतलब पुरुष सूक्त जो टॉपिक है उसके बारे में इसमें बताया गया है और 4 वर्णास के बारे में, 4 वर्ण ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जो है इनके बारे में भी 10वें मंडल में बात बताई गई है। शूद्र जो वर्ड है वो पहली बार ऋग्वेद में पाया गया है। मतलब शूद्र वर्ड जो है वो सबसे पहले ऋग्वेद में सामने आता है कि यहाँ पर जो शूद्र वर्ड है उसकी ओरिजिन अगर हम माने तो ऋग्वेद से आप मान सकते हो। 10th मंडल जो है उसमें नास्तीय सूक्त के बारे में बताया गया है। नास्तीय सूक्त मतलब सूक्त हम समझ चुके हैं ना, सूक्त मतलब टॉपिक, कि नास्तीय टॉपिक के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है और पुरुष जो एक तरीके से टॉपिक है उसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। ये जो नास्तीय सूक्त है वो बताता है निर्गुण भक्ति के बारे में। देखो, 2 तरीके की भक्ति होती है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। दोनों में भगवान को दोनों मानते हैं, दोनों के जो फॉलोअर हैं वो भगवान को मानते हैं। सगुण में वो एक भगवान को एक मूर्ति के रूप में पूजते हैं, मतलब उसके गुणों की पूजा करते हैं। वो मानते हैं कि भगवान ऐसा है, उनको सारी बातें वो बताते हैं भगवान के बारे में और उनके जो भी उनके गुण हैं उनको बता करके वो भगवान की पूजा करते हैं। निर्गुण में मानते भगवान को है लेकिन उनको ये लगता है कि भगवान इतना सुप्रीम है कि हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम भगवान के गुणों के बारे में बात कर सके। तो निर्गुण भक्ति के बारे में बात बताई गई है 10th मंडल में। ओके, अब जो पर्सन वो ऋग्वेदा के जो मंत्र हैं उनको रिसाइट करता है, उनको बार बार दोहराता है, तो उसको बोलते हैं होत्र। ये जो वर्ड है आपको पता होना चाहिए कि होत्र किसको बोला जाता है। हर जो वेद है, 4 वेद है हमारे, हर वेद जो है उसका एक उपवेद है और ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। ओके, अब आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान में रखना है कि जो उपवेद जो है वो वैदिक लिटरेचर के पार्ट नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वैदिक लिटरेचर के पार्ट कौन है? हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वैदिक लिटरेचर में कौन कौन आते हैं। ऋग्वेद के बाद में नेक्स्ट वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ के मेथड्स और रिचुअल्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो किसी यज्ञ को करने में किस मेथड, रिचुअल्स और प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है वो सारी बातें यजुर्वेद में बताई हुई हैं। यजुर्वेद 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट है कृष्ण यजुर्वेद और एक पार्ट है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वात्सनीय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। जीरो के बारे में यजुर्वेद में मेंशन किया हुआ है। वो पर्सन जो यजुर्वेद के मंत्र को हम ऋचा के नाम से भी जानते हैं, इन मंत्रा को जो बार बार रिसाइट करता है उसको बोलते हैं अध्वर्यु। ये हर वेद के मंत्रास को जो रिसाइट करते हैं उन पर्सन को हम किस नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लेंगे, एक तरफ आपको वेदास के नाम दे देंगे और दूसरी तरफ ये जो टर्म है वो दे देंगे, फिर आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो कौन से वेद से कौन सी टर्म रिलेटेड है, कौन से वेद का कौन सा उपवेद
वेद है, ये आपको क्लियर याद होना चाहिए। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो उपवेद है वो वैदिक लिटरेचर के पार्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट वेद है सामवेद। सामवेद में बताया हुआ है संगीत के बारे में, म्यूजिक के बारे में। अगर इंडिया की ओल्डेस्ट म्यूजिक बुक की बात करें तो नेम आता है सामवेद का। लॉर्ड कृष्णा का फेवरेट वेदा में भी नाम आता है सामवेद का। जो सामवेद है इसमें साम का अर्थ होता है सिंह। इससे ये पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग थे, जब सामवेदा को कंपोज किया गया तब उनको पता था कि मंत्र को हम किस टाइम उसकी पिच जो है वो हाई रखनी है, कब उसकी टोन जो है वो लो रखनी है। ओके, और जब आपने यज्ञ हवन होते हैं तब आपने देखा भी होगा कि मंत्रास को किस फ्लो में बोला जाता है, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। वो एक तरीके से सिंगिंग वे में वो जो मंत्रास है उनको रिसाइट किया जाता है, उनको स्पीक किया जाता है। वो पर्सन जो सामवेद के जो मंत्रास हैं उनको रिसाइट करते हैं उनको बोलते हैं उद्गाता। और सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। नेक्स्ट वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में बताया हुआ है मेडिकल फॉर्मूलाज के बारे में, मेडिसिन के बारे में, ड्रग्स के बारे में, जो डिजीज है उनके बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में, तंत्र मंत्र के बारे में। ये जो अथर्ववेद है इसको मेटेरियलिस्टिक वेदा के नाम से भी जानते हैं। अथर्ववेद के कुछ अलग नाम भी हैं, कुछ अलग नाम हैं जिनके नाम से भी अथर्ववेद को जाना जाता है। तो फर्स्ट नेम है अथर्व अंगिरस। ऐसा बोलते हैं कि अथर्ववेद के जो मंत्र हैं उनको अथर्व और अंगिरस दो ऋषि थे, इन्होंने इनको कंपोज किया था और फिर इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया अथर्व अंगिरस। ये जो अथर्ववेद है इसमें मेडिसिन के बारे में, दवाइयों के बारे में बताया हुआ है, इसलिए इसको भेषज वेदक भी बोलते हैं। इसके अलावा इसमें अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में बात की गई है, इसलिए इसको महिवेदा भी बोलते हैं। वो पर्सन जो अथर्ववेद के मंत्रास को रिसाइट करते हैं उनको बोलते हैं ब्रह्म। और अथर्ववेद का जो उपवेद है उसका नाम है शिल्पवेद। ओके, तो ये हमने चारों जो वेद हैं उनसे रिलेटेड कंप्लीट जो फैक्ट्स हैं और कहाँ कहाँ किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब कुछ हमने डिस्कस किया। एक नेक्स्ट टर्म है वेद त्रयी। वेद त्रयी में तीन जो स्टार्टिंग के जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है। इन तीनों को मिलाकर के बोला जाता है वेद त्रयी। इसमें अथर्ववेद नहीं आता है। और ये जो वेदास है इनको कंपाइल किया गया था कृष्णद्वैपायन वेदव्यास के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, और ये जो वेद त्रयी टर्म जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। वेदास को कंप्लीट डिस्कस करने के बाद में अब हम डिस्कस कर लेते हैं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में। सबसे पहले ब्राह्मण। आप ब्राह्मण को इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो किसी राइटर ने टफ लैंग्वेज में कोई बुक लिखी, फिर इस बुक को समझाने के लिए किसी अदर राइटर ने इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा, तो ये जो सिंपल लैंग्वेज में जो बुक लिखी गई उसको आप रिलेट कर सकते हो ब्राह्मण से, और जो टफ लैंग्वेज में पहले बुक लिखी गई थी उसको आप रिलेट कर सकते हो वेदास से। जब हमारे वेदास को कंपोज किया गया था तो वो काफ़ी ज़्यादा टफ थे, हर नॉर्मल इंसान के लिए उसको समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। फिर ये कोशिश की गई कि क्यों ना वेदास को एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाए ताकि वो हर इंसान को समझ में आ सके। तो ये जो सिंपल लैंग्वेज में जो वेदास लिखे गए, जो सिंप्लीफाइड वेदास जो हैं वो ही ब्राह्मण है। मतलब ब्राह्मण का फाउंडेशन तो वेदास ही है, सिर्फ वेद को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की गई है। अब हर वेद का आप सभी को पता है हमारे 4 वेद हैं और 4 वेद के कोई ना कोई ब्राह्मण होंगे। तो आपको यहाँ पर याद क्या करना है, हर वेद के जो ब्राह्मण के जो नेम है वो आपको याद करने हैं। आपको क्या कर देंगे, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, एक तरफ वेद के नाम दे देंगे और एक तरफ जो उनके ब्राह्मण हैं वो आपसे पूछ लेंगे। फिर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहले है ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं उनका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। नेक्स्ट वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण है शतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण। सामवेद के ब्राह्मण है पंचविश, षड्विश और जैमिनीय ब्राह्मण। और लास्ट वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, और ट्रिक ये है कि 1, 7, 5, 6 जैमिनी की गाय, जैमिनी की गाय। ओके, तो यहाँ पर जो की जो है वो साइलेंट है और सभी को आप इस तरीके से रिलेट करते हो। एक ए से ऐत्रेय, कैसे कौशितकी, 7 से शतपथ, तै से तैत्रीय, 5 से पंचविश, 6 से षड्विश, जैमिनी से जैमिनीय और गाय से गोपथ। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि जो सीरीज है वेदास की वो ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो एक ट्रिक है वो काम नहीं करेगी। ओके, तो इस तरीके से आप ब्राह्मण को याद कर सकते हो। ये जो ब्राह्मण लिटरेचर है इनको वर्स स्टाइल में लिखा गया था, मतलब पैराग्राफ स्टाइल में इनको लिखा गया था।
नेक्स्ट हमारा जो वैदिक लिटरेचर का पार्ट है वो है आरण्यक लिटरेचर। आरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट। ऐसा लिटरेचर जो जंगल में लिखा गया हो, फॉरेस्ट में लिखा गया हो, उसको बोलते हैं आरण्यक लिटरेचर। जिस तरीके से हर वेदास के कोई ना कोई ब्राह्मण है, उसी तरीके से हर वेदास के कोई ना कोई आरण्यक है। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि 4th नंबर का जो वेद है अथर्ववेद, उसका कोई भी आरण्यक नहीं है। जो फर्स्ट वेद है हमारा ऋग्वेद के सेम आरण्यक हैं ऐत्रेय और कौशितकी। जिस तरीके से इनके ब्राह्मण हैं वैसे ही इनके आरण्यक हैं ऐत्रेय कौशितकी। जो हमारा यजुर्वेद है उसके 3 आरण्यक हैं। एक तो उनका है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया तैत्तिरीय, उसके बाद में है मृत्यनिका और एक है बृहद। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद का केवल एक ही आरण्यक है और उसका नाम है तालावकार। और जो अथर्ववेद है इसका कोई भी आरण्यक नहीं है। नेक्स्ट हमारा वैदिक लिटरेचर का पार्ट है उपनिषद लिटरेचर। उपनिषद का मतलब होता है टू सिट नियर गुरु विद फेथ, विश्वास के साथ में गुरु के समीप बैठना, ये होता है उपनिषद। और जो वैदिक लिटरेचर है उसका लास्ट पार्ट है उपनिषद, इसलिए इसको वेदांत लिटरेचर के नाम से भी जानते हैं। जो आरण्यक जो है और जो उपनिषद लिटरेचर जो है, इन दोनों में फिलोसॉफिकल नॉलेज है, सीक्रेट नॉलेज के बारे में बात की गई है। टोटल हमारे उपनिषद हैं 108, लेकिन यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट उपनिषद है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला है कठ उपनिषद, या फिर उसको अगर हम एक साथ बोलें तो कठोपनिषद के नाम से जानते हैं। इसमें यम और नचिकेत के कन्वर्सेशन के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा इस उपनिषद में जो रिचुअल्स हैं, जो कर्म कांड है, जैसे यज्ञ करना, दान कर देना, इन सभी का क्रिटिसाइज किया गया है इस उपनिषद में। नेक्स्ट उपनिषद है जाबालो उपनिषद, या फिर उसको जाबाल उपनिषद के नाम से भी जानते हैं। इसमें 4 आश्रम जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि जो 4 आश्रम होते हैं उनके बारे में आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। और छांदोग्य उपनिषद में पहली बार लॉर्ड कृष्णा के बारे में डिस्क्रिप्शन है, उनके बारे में बताया हुआ है। लॉर्ड कृष्णा के बारे में ये बताया हुआ है कि वो देवकी के सन हैं और अंगिरस के डिसाइपल हैं। इसके अलावा जो पंचशील का प्रिंसिपल हम जो हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी है उसमें फॉलो करते हैं, उसके बारे में भी उसको भी यहीं से जो छांदोग्य उपनिषद है उसी से उठाया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे अब नेक्स्ट जो उपनिषद हम पढ़ेंगे उसमें भी क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किसी उपनिषद से लिया गया, तो पूछ लेंगे कि कौन से उपनिषद से ये क्वेश्चन। तो पंचशील का जो प्रिंसिपल है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट उपनिषद है वृहद आरण्यक उपनिषद। ये 108 उपनिषद जो हैं उनमें सबसे लॉन्गेस्ट उपनिषद है और इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य के कन्वर्सेशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट उपनिषद है मुंडोक उपनिषद। सत्यमेव जयते जो है वो यहीं से लिया गया है, जिसको हमारे देवनागरी स्क्रिप्ट नेशनल मोटो के रूप में लिखा जाता है और इसका लिटरल मीनिंग होता है ट्रथ अलोंग ट्रायम्फ। नेक्स्ट तैत्तिरीय उपनिषद। और हमारे बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसमें जो 8 फोल्ड पाथ फॉलो किया जाता है उसको यहीं से लिया गया है। मतलब जो अष्टांगिक जो मार्ग है उसको तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। तो ये वैदिक लिटरेचर से रिलेटेड कंप्लीट हमने चारों जो पार्ट हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म है 108 उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। इन तीनों को मिलाकर के एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसका नाम है प्रस्थानत्रयी। मतलब इन तीनों को प्रस्थानत्रयी के नाम से जानते हैं। ये ब्रह्मसूत्र क्या होता है? ब्रह्मसूत्र 108 उपनिषद की जो समरी है उसको बोलते हैं ब्रह्मसूत्र हैं। तो वैदिक लिटरेचर को कंप्लीट डिस्कस करने के बाद में अब हम डिस्कस करेंगे वेदांग, पुराण और स्मृति के बारे में। जिस तरीके से वेदास को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए ब्राह्मण को कंपोज किया गया था, सेम उसी तरीके से कंप्लीट वैदिक लिटरेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए वेदांग को कंपोज किया गया। वैदिक लिटरेचर में क्या क्या आता है? वेदास, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। वेदांग की संख्या है 6। फर्स्ट वेदांग शिक्षा। शिक्षा में बताया गया है फोनेटिक्स के बारे में कि किसी का प्रोनाउंसिएशन किस
किस तरीके से करना है, इसके बारे में शिक्षा वेदांग में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है और इसके लिए एक बुक कंपोज की गई, बुक का नेम है प्रातिशाख्य। नेक्स्ट वेदांग है निरुक्त। निरुक्त में कुछ आर्केक वर्ड होते हैं जिनको निघंटू वर्ड्स भी बोलते हैं, कुछ टफ वर्ड्स होते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन निरुक्त वेदांग में दी हुई है और इसको कंपोज किया गया था यास्क के द्वारा। नेक्स्ट वेदांग है कल्प। कल्प में जो रिचुअल्स होती हैं उनको लेकर के कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसके बारे में कल्प वेदांग में बताया गया है। नेक्स्ट ज्योतिष। ज्योतिष को, जो ज्योतिष वेदांग है, इसको कंपोज किया गया था लगध मुनि के द्वारा। और नेक्स्ट वेदांग है छंद। छंद मतलब श्लोक या फिर वर्सेज, इसको कंपोज किया गया पिंगल के द्वारा। नेक्स्ट व्याकरण। इस जो पाणिनि की बुक है अष्टाध्यायी, वो ग्रामर से रिलेटेड, व्याकरण से रिलेटेड फर्स्ट बुक है। तो ये हर जो वेदांग का नेम जो है, क्योंकि पूछ लेंगे कि कौन कौन वेदांग में शामिल है, तो ये जो 6 नेम है वो आपको कंप्लीट याद होने चाहिए और किस में किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये एक जनरल अवेयरनेस आपको क्रिएट होनी चाहिए। वेदांग के बाद में नेक्स्ट आता है पुराण। पुराण का मतलब होता है एंशिएंट इंसिडेंट, प्राचीन समय में कुछ घटित हुआ हो उसको पुराण से व्यक्त किया जाता है। हमारे यहाँ पर टोटल 18 पुराण है। जो पुराण है उनको कंपोज किया गया था लोमहर्ष ऋषि और उग्रश्रवा के द्वारा। देखो, पुराण को आप न सिर्फ हमारे जो रिलीजन है उनसे रिलेट करो। एक टाइम के बाद में कोई पर्सन हुआ जिसका नाम था पार्जिटर। पार्जिटर ने ये प्रूव किया कि जो पुराण है वो हमारी हिस्ट्री के रिलेटेड भी हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं, मतलब पुराण जो है वो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी रखते हैं। तो हम कुछ पुराण के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिनसे हमें कौन कौन से हमें डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। जैसे कि फर्स्ट है मत्स्य पुराण, ये सबसे ओल्डेस्ट पुराण है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो मत्स्य पुराण है इसको कंपोज किया गया था सुंग डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी के टाइम में। मतलब मत्स्य पुराण में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सुंग डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी के बारे में। नेक्स्ट पुराण है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है वायु पुराण। वायु पुराण में गुप्त डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है मार्कंडेय पुराण, और मार्कंडेय पुराण जो है उसमें दुर्गा सप्तशती के बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं स्मृति लिटरेचर के बारे में। कुछ यहाँ पर स्मृति के बारे में बताया गया है, उनको जो जो इम्पोर्टेंट स्मृति है उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है मनुस्मृति, ये ओल्डेस्ट स्मृति है। ये जो मनुस्मृति है इसको भी सातवाहन और सुंग डायनेस्टी के टाइम ही कंपोज किया गया था। एक जर्मन फिलोसोफर हुए थे नीत्शे, उन्होंने ये कहा था कि जो भी क्रिश्चियनिटी को जो फॉलो करते हैं उनको बाइबल को जला देना चाहिए और मनुस्मृति को फॉलो करना चाहिए, अडोप्ट करना चाहिए। इतनी ज़्यादा इंप्रेस हुए थे वो मनुस्मृति से। मनुस्मृति को लेकर के कुछ कमेंट्रीज लिखी हुई हैं, तो ये जो कमेंट्रीज की जो नेम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि मनुस्मृति की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज हैं, तो आपको जो नेम है वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है मेधातिथि, नेक्स्ट है कुलक भट्ट, भारुचि और गोविंदराज। नेक्स्ट स्मृति है याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सेकंड इंपॉर्टेंट स्मृति है मनुस्मृति के बाद में, और इसको लेकर के भी 3 कमेंट्री लिखी हुई हैं जिनका नाम है विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क। नेक्स्ट स्मृति है कथयायन स्मृति, और इस स्मृति में हमें इकोनॉमिक लॉज और टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है नारद स्मृति, और नारद स्मृति में हमें पता चलता है कि जो स्लेव है उनकी लिबरेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो स्लेव जो है उनके वेलफेयर के लिए किस तरीके से काम किया जाता है। तो ये वैदिक लिटरेचर के अलावा वैदिक एरा में जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स, इम्पोर्टेंट चीज़ें कंपोज की गई थी ताकि वैदिक लिटरेचर को हम इजीली अंडरस्टैंड करें, उन सभी के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ऋग्वैदिक एरा, जिसका टाइम पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में है, विंटरनेट्स ने ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम को डिटरमाइन किया है। ऋग्वैदिक एरा में ऋग्वेद को कंपोज किया गया था, और आप सभी को पता है हमारे जो वेदास हैं उनको आर्यंस के द्वारा कंपोज किया गया। तो आर्यंस से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं कि किस तरीके से उनका ओरिजिन हुआ और किस तरीके से वो इंडिया में आकर के सेटल हुए। तो अलग अलग स्कॉलर्स ने उनको लेकर के, आर्यंस को लेकर के अपने अलग अलग मत रख रखे हैं। दयानंद सरस्वती ये बोलते हैं कि जो आर्यंस है वो तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने बोला है कि नॉर्थ पोल से आर्यंस आए थे। नेक्स्ट है पेंका और हर्ट बोलते हैं कि वो जर्मनी से आए थे। एलडी कल्ला बोलते हैं कश्मीर से आए थे। और इन मतों में सबसे सर्वमान्य, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ओपिनियन है मैक्समुलर का। मैक्समुलर बोलते हैं कि जो आर्यंस हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे।
हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलता है और ये जो इंस्क्रिप्शन है वो टर्की कंट्री से हमें मिलता है और 1400 बीसी का इंस्क्रिप्शन है, बोरगागजोई इंस्क्रिप्शन। इसमें हमें कुछ गॉड के, भगवान के कुछ नाम मिलते हैं जैसे कि अग्नि, वरुण, इंद्र। इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम में भी जो सनातन धर्म है वो काफ़ी जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो काफ़ी डिस्टेंट एरिया में एक्सपेंडेड था। आर्यंस इंडिया में आकर के, मतलब जो इंडिया वाला जो भूभाग है वहाँ पर आकर के सबसे पहले जो सप्त सिंधव वाला जो रीजन है वहाँ पर सेटल हो गए। सप्त सिंधव रीजन कौन सा है? इंडस रिवर और उसकी जो 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके अलावा जो सरस्वती रिवर है, इस तरीके से मिला करके ये 7 रिवर हो गई और इस एरिया में आकर के ये जो आर्यंस है वो शुरुआत में सेटल हो जाते हैं। आर्यंस के लिए जो इंडस रिवर है वो काफ़ी मोस्ट यूजफुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर होती है। इसके अलावा जो सरस्वती रिवर है उनकी मोस्ट होली रिवर थी। सरस्वती रिवर को नदी सूक्त में नदी तमा के नाम से भी जानते हैं और नदी तमा का मतलब होता है मदर ऑफ ऑल रिवर्स। जो इंडस रिवर है उसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उनको ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। तो जो प्रेजेंट टाइम में जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की, उनके एंशियंट टाइम में कुछ अलग नेम थे। तो ये दोनों आपको कंपैरिजन के साथ में स्टडी करना है। जैसे कि जो प्रेजेंट टाइम में झेलम रिवर है उसको एंशियंट टाइम में वितस्ता के नाम से जानते थे, चेनाब को अस्किनी के नाम से, सतलुज को शातद्री के नाम से, रावी को पुरुषणी के नाम से और ब्यास या फिर ब्यास जो रिवर है उसको विपासा या विपास के नाम से जानते थे। तो ये जो नेम है आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि एक तरफ आपको एंशिएंट नेम दे देंगे रिवर के और एक तरफ दे देंगे मॉडर्न नेम, और दोनों को मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ऋग्वेदा में जो हिमालय है उसको मुजवंत माउंटेन के नाम से जानते हैं और अफगानिस्तान की 4 इंपोर्टेंट रिवर हैं उनके नेम भी ऋग्वेदा में मिलते हैं। तो इन रिवर के नेम हम देख लेते हैं। जो गोमती रिवर है प्रेजेंट टाइम में उसको गुमाल के नाम से, कुर्रम को कुर्मू के नाम से, स्वात को स्वस्तु के नाम से और काबुल को कुबा के नाम से जानते थे अफगानिस्तान में। ये जो आर्यंस इंडिया में आए, जो इंडिया में आकर के सप्त सिंधु वाला जो रीजन है वहाँ पर सेटल हुए, उनके लिए गंगा, यमुना, सरयू वाला जो रीजन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। इस बात का हमें पता ऋग्वेद से चलता है कि ऋग्वेद में गंगा और सरयू जो रिवर है उनका केवल एक बार मेंशन है और यमुना रिवर का 3 टाइम्स मेंशन है। मतलब ये जो एरिया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए नहीं था। अब हम देख लेते हैं कि आर्यंस की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, उनका जो राज्य था वो किस तरीके से गवर्न होता था, उनकी जो आर्मी है वो किस तरीके से बनती थी, कौन कौन लोग होते थे कि वहाँ के जो राज्य को, स्टेट को चलाने के लिए होते थे। तो जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे वो नोमैडिक थे, मतलब एक जगह पर एक स्थायी, एक परमानेंट उनका कहीं राज्य नहीं था, वो घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। ट्राइबल कल्चर को, जो जनजातीय वाला जो कल्चर है उसको फॉलो करते थे और उनका कोई रीजन बेस्ड एम्पायर नहीं था, मतलब एक तरीके से परमानेंट कोई उनका एम्पायर नहीं था। शुरुआत में अगर हम बात करें तो शुरुआती समय में जो आर्यंस थे उनके जो किंग थे वो इलेक्ट होते थे, मतलब इलेक्ट होकर के राजा बनाया जाता था। उनकी जो नोमैडिक जो कल्चर था, उनका जो कबीला था उसका इलेक्टेड किंग होता था। लेकिन टाइम के साथ में ये जो पोस्ट है वो हेरिडिटी होती गई, मतलब राजा का बेटा ही यहाँ पर राजा बनने लग गया। जो किंग की जो पोस्ट थी वो आर्यंस में ज़्यादा ग्लोरियस नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बहुत इंपॉर्टेंट था, वहाँ तक पहुँचना बहुत लोगों का सपना, ऐसा कुछ नहीं था। जो किंग थे आर्यंस के टाइम में उसको गोप या फिर गोप्ता के नाम से जानते थे। और उस टाइम में जो ज़्यादातर बैटल, जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करता है ताकि उसके टेरिटरी को अपने अंडर कर सके, लेकिन उस टाइम में बैटल्स, आर्यंस के टाइम में बैटल हुआ करती थी कैटल्स के लिए, एनिमल्स के लिए। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब जानवरों के लिए उस टाइम युद्ध हुआ करते थे। अब जो राजा हुआ करता था उसको सपोर्ट करने के लिए कोई मिनिस्ट्री होते होंगे, कुछ मिनिस्टर्स होते थे, तो उन मिनिस्टर्स को रत्निन के नाम से जाते थे और इन रत्निन की संख्या होती थी 12। जो मेन मिनिस्टर्स हैं उनके नाम है पुरोहित, युवराज और सेनानी, और इन तीनों को कंप्लीटली एक नाम से जानते थे, मंत्री। ओके, नेक्स्ट है सुत। सुत जो होता था वो चैरियट आर्मी, मतलब रथों की जो आर्मी होती थी उसका हेड होता था। पालागल जो है वो किंग का फ्रेंड या फिर मैसेंजर, दूत हुआ करता था। भागाद्वद होता था रेवेन्यू ऑफिसर, मतलब कर को लेकर के, कर को इकट्ठा करना और उसको इकट्ठे करने का, कलेक्ट करने वाला जो ऑफिसर होता था उसको बोलते थे भागाद्वद। नेक्स्ट है वजपति। वजपति जो है वो पाश्चर, मतलब चारागाह भूमि जो है, गोचर भूमि जो है उसका हेड हुआ करता था। एक होता था स्पाई, जिसको स्पस के नाम से जानते थे, और राजा को जो गिफ्ट दिया जाता था उसको बाली बोलते थे। और जो वहाँ का जज होता था
आर्यंस कबीला में, आर्यंस का जो नोमेडिक जो उनकी लाइफ होती थी उसमें, उसको बोलते थे प्रश्न विनाक। अब राजा को सपोर्ट करने के लिए 3 कमेटीज होती थी। जो फर्स्ट इंपोर्टेंट कमेटी, जिसको विदत के नाम से जानते थे, विदत होती थी फर्स्ट कमेटी, और ये ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती थी आर्यंस की ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन विदत होती थी। और ये क्या किया करती थी इस कमेटी कि जो भी लूट करके जो भी मनी लाया जाता था उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट कमेटी होती थी सभा में एलिट और सीनियर पीपल आते थे। सीनियर पीपल का और जो एलिट पर्सन जो है, मतलब जो एक तरीके से एज्ड पर्सन है, जिनको एक्सपीरियंस है, उनका ग्रुप यहाँ पर हुआ करता था। और जो सभा है वो ऋग्वेद में जिसको 8 बार मेंशन किया गया है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हमारी राज्यसभा होती है, वहाँ पर जो भी लोग होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते पर्सन्स के थ्रू, लेकिन हमारे एलिट, सोसाइटी के जो एलिट पर्सन जिनकी ज़रूरत है हमारी कंट्री को चलाने के लिए, उनको यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट कमेटी होती थी समिति। यहाँ पर ग्रुप ऑफ कॉमन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, पब्लिक को जो लोग रिप्रेजेंट करते थे, वो समिति में आते थे। और जो समिति का जो हेड होता था उसको बोलते थे ईशान। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में लोकसभा स्पीकर होता है, उस टाइम में जो वहाँ की समिति का स्पीकर होता था उसको ईशान बोलते थे। और समिति को 9 टाइम्स ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनके जो हेड हुआ करते थे और प्रेजेंट टाइम में उसका कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि उस टाइम में एक वर्ड हुआ करता था जन जो है वो लार्जेस्ट यूनिट होती थी। मतलब कोई भौगोलिक, कोई जियोग्राफिकल एरिया है तो उसमें जो सबसे बड़ा पार्ट होता था जो उसको बोलते थे जन। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में कंट्री, देश होता है और उसका हेड होता था गोप। उसके बाद में इसके छोटे छोटे पार्ट होते थे विस, उनको बोलते थे डिस्ट्रिक्ट। जैसे प्रेजेंट टाइम में हमारे जिले होते हैं, किसी राज्य में जिले होते हैं और उनका हेड होता था विस्पति। अब ये जो विश है इसके भी छोटे छोटे पार्ट होते थे और इनको बोलते थे उस टाइम में ग्राम, और इसका जो हेड होता था वो ग्रामीण, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में विलेज। और फिर इनमें भी छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे परिवार रहते थे, जैसे कि कुल का हेड होता था कुलुप, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में फैमिली। इकोनॉमिक कंडीशन, ऋग्वेदिक आर्यंस की जो इकोनॉमी थी वो एनिमल हस्बेंड्री बेस्ड थी। उस टाइम के फेवरेट एनिमल थे काऊ एंड हॉर्स। आर्यंस जो थे वो एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते थे और इस बात का पता हमें इससे चलता है कि जो ऋग्वेद है उसमें एग्रीकल्चर वर्ड को सिर्फ 24 टाइम्स ही मेंशन किया हुआ है। अगर हम मेन ऋग्वेद की बात करें तो उसमें केवल 3 बार एग्रीकल्चर वर्ड का यूज़ किया हुआ है। 21 टाइम्स तो बाद में लेटर ऐड किया है जिसको शेपक बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि उस टाइम जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड, एग्रीकल्चर फोकस्ड नहीं थी। अगर हम ऋग्वेदिक एरा की बात करें तो उस टाइम करेंसी सिस्टम नहीं था, बार्टर सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। मींस आपको कोई सामान खरीदने के लिए कोई चीज़ वापस देनी होती थी। मतलब मनी नहीं था तो कोई चीज़ आपको खरीदनी है तो बदले में आपको कोई सामान देना होगा, और उन सामान के लिए काऊ और निस्क का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। मतलब ट्रेडिंग के लिए काऊ और निस्क सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। मान लो आपको अनाज खरीदना है, 10 किलो गेहूँ खरीदने हैं, तो उसके बदले में या तो आप उस टाइम काऊ दोगे या फिर निस्क दोगे। निस्क क्या होती थी? एक तरीके की गोल्ड ज्वेलरी होती थी। ओके, उस टाइम इंडस्ट्री जो थी वो ज़्यादा अच्छे लेवल पर डेवलप नहीं थी। हालांकि छोटे लेवल पर अगर हम बात करें तो कोई लेदर इंडस्ट्री, वुडन इंडस्ट्री जो है वो फ्लोरिश हो रही थी। नेक्स्ट है सोशल कंडीशन के बारे में कि उस टाइम सोसाइटी कैसी हुआ करती थी। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो पैट्रियार्कल जॉइंट फैमिली सिस्टम था। जो वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्ण सिस्टम जो था वो इंसान के प्रोफेशन के ऊपर बेस हुआ करता था। जैसे प्रेजेंट टाइम में बर्थ बेस्ड है कि जिस स्कूल में इंसान ने जन्म लिया, जैसे ब्राह्मण फैमिली में किसी ने जन्म लिया तो वो जो पर्सन है चाहे मूड दिमाग हो लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण फैमिली को ही फॉलो करेगा। लेकिन उस टाइम इंसान का जो प्रोफेशन है, जो काम है, उसके बेसिस पर उसकी वर्ण सिस्टम लागू होता था। जो ऋग्वेद है उसके 10th मंडल का जो पुरुष सूक्त है वहां पर वर्ण सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। जो ऋग्वेदिक एरा जो था उसमें कास्ट सिस्टम नहीं था। सोशल बेसिस पर अगर हम देखें तो इक्वलिटी बहुत ज़्यादा मेंटेन की जाती थी। वीमेन की जो कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वीमेन को एजुकेशन का राइट था। घोषा, शिक्ता, अपाला, लोप मुद्रा ये जो थी वो उस टाइम की काफ़ी इंटेलेक्चुअल वीमेन थी। और अगर हम बात करें तो उस टाइम की जो वीमेन थी वो वॉरियर भी हुआ करती थी, योद्धा भी हुआ करती थी। और उस टाइम की एक वीमेन का नाम है विशफला। विशफला एक इम्पोर्टेंट वॉरियर वीमेन थी और जस्टिस के लिए लड़ती थी। वो किसी ग्रुप के लिए नहीं, जस्टिस के लिए लड़ती थी।
अगर हम बात करें तो उस टाइम की सोसाइटी में, ऋग्वैदिक एरा की सोसाइटी में डाउरी सिस्टम नहीं था। हालांकि शादी के टाइम में कुछ गिफ्ट दिए जाते थे और उन गिफ्ट को वहतु बोलते थे। चाइल्ड मैरिज का कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है हमें उस टाइम का, विडो रीमैरिज उस टाइम होती थी। और इसके अलावा नियो कस्टम भी उस टाइम एग्जिस्ट करती थी। नियो कस्टम क्या होती है कि मान लो कोई जो औरत जो है वो बच्चे के लिए किसी पुरुष के साथ में रहती है, उसको नियो कस्टम बोलते हैं। मतलब शादी नहीं करना, लेकिन अगर आपको संतान प्राप्ति के लिए आपका जो प्रोसीजर है उसके लिए अगर आप किसी पुरुष के साथ रहते हो तो उसको बोलते हैं नियो कस्टम। जैसे कि महाभारत में जो पांडव हैं, 5 पांडव जो हैं, उनका ऐसे बोलते हैं कि उनका जो ओरिजिन है उनका इसी तरीके से हुआ था। नियोग जो कस्टम है वो उस टाइम फॉलो की गई थी। अच्छा, जो ऋग्वैदिक एरा में जो वीमेन जो थी वो स्टडी के लिए, अगर वो चाहती थी कि उनको पढ़ना ही है, एजुकेशन के ऊपर ही फोकस करना है, तो एजुकेशन के लिए अगर कोई वीमेन ये बोल दे कि मुझे पढ़ना ही है, मुझे शादी नहीं करनी, तो ऐसी वीमेन को बोलते थे अमाजू। इसके अलावा जो वीमेन है उनको मैन के साथ में इक्वली ट्रीट किया जाता था, मतलब सोसाइटी का एक इक्वल पार्ट उनको माना जाता था। इंटरकास्ट मैरिज उस टाइम हुआ करती थी। और जो ऋग्वेद है उसमें स्लेवरी के बारे में भी, मतलब दासता के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। जो आर्यंस लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और काफ़ी ज़्यादा वॉरियर लोग थे। लेकिन अगर हम बात करें कि वीमेंस को उस टाइम पॉलिटिकल राइट्स थे या फिर राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी हुआ करती थी, तो इस तरीके के कोई भी हमें जो ट्रेसेस हैं वो नहीं मिलते हैं। इससे शो होता है कि उस टाइम जो वीमेन हैं उनको पॉलिटिकल राइट्स और राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हुआ करते थे। नेक्स्ट बात आती है रिलीजियस कंडीशन की। तो जो आर्यंस जो थे, ऋग्वैदिक आर्यंस जो थे, वो इस नेचर की जो भी पावर है उसको कंसिडर करते थे एज ए गॉड और उसकी फिर वो पूजा करते थे। ओके, पॉलीथिज्म, बहुत सारे भगवानों को वो मानते थे और उनकी पूजा किया करते थे। इसके अलावा हीनोथिज्म था। हीनोथिज्म क्या होता है, ये जो कंसेप्ट है वो जर्मन फिलोसोफर मैक्स मुलर के द्वारा दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जो ऋग्वैदिक आर्यंस थे वो किसी डे स्पेसिफिक में किसी स्पेशल देवता की पूजा करते, फिर दूसरे दिन वो जो देवता है वो तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाती और फिर किसी और देवता की पूजा करते। जैसे कि आज आप करंट पर्सपेक्टिव में आप इसको रिलेट कर लो कि जैसे मंडे को ज़्यादातर जो लोग हैं वो गॉड शिवा की पूजा करते हैं, फिर ट्यूसडे को जो गॉड शिवा जो है इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन हनुमान जी की तुलना में, हनुमान जी के कंपैरिजन में वो लेस इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि मंगलवार को हनुमान जी की पूजा ज़्यादा की जाती है। तो इस तरीके से सर्कमस्टेंसेस बेसिस पर, टाइम के बेसिस पर वो क्या करते थे, किसी एक भगवान को एक दिन के लिए स्पेशल पूजा करते, फिर दूसरे दिन उसकी इंपॉर्टेंस कम, किसी और भगवान को ज़्यादा पूजा करते थे। तो इसको, ये जो सिद्धांत है, ये जो प्रिंसिपल है, इसको बोलते हैं हीनोथिज्म, और उस टाइम हीनोथिज्म मौजूद था। नेक्स्ट है मोनोथिज्म। उस टाइम के जो लोग हैं वो एक गॉड में भी जो एग्जिस्टेंस है उसमें भी बिलीव करते थे। निर्गुण भक्ति भी उस टाइम थी। निर्गुण भक्ति मतलब भगवान को मानते थे लेकिन उसकी गुणों की व्याख्या करने की, जब इंसान ये बोल दे कि हम में इतनी पावर नहीं है कि हम भगवान के जो गुण हैं, उनके जो वर्च्यू हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकें, मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है लेकिन उसकी गुणों की व्याख्या करने की हमारे अंदर पावर नहीं है, उसको बोलते हैं निर्गुण भक्ति। तो ये उसमें भी बिलीव करते थे। अब उस टाइम के जो भगवान हैं, उस टाइम के जो गॉड थे, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है घोष। घोष जो है वो ओल्डेस्ट गॉड उस टाइम के हुआ करते थे। इंद्र जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट, ऋग्वैदिक एरा के जितने भी गॉड हैं, जितने भी भगवान हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट गॉड की अगर हम बात करें तो वो हैं इंद्र। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड है अग्नि, ऋग्वैदिक एरा के। और जो अग्नि है इसको एज ए ह्यूमन और गॉड के बीच में मीडिएटर का रूप में इसको माना जाता है। आज भी प्रेजेंट टाइम में आप यज्ञ करते हो और यज्ञ में आप आहुति देते हो, आप यज्ञ में आहुति देते हो मतलब अग्नि में आप आहुति देते हो, तो एक तरीके से माना जाता है कि ये भगवान को समर्पित हो रही है जो भी हम आहुति दे रहे हैं। तो एक तरीके से अग्नि जो है वो मीडिएटर का रोल प्ले करती है ह्यूमन और गॉड के बीच में। नेक्स्ट गॉड है वरुण। ये थर्ड इंपॉर्टेंट गॉड थे ऋग्वैदिक एरा के। ओके, और नेक्स्ट है ऋत। ऋत क्या होता था कि ऋग्वेद में जो एथिकल, मोरल और फिजिकल सिस्टम था उस टाइम के संसार का, उसको बोलते थे ऋत। नेक्स्ट गॉड है पुषाण। जो पुषाण गॉड है उनको एनिमल्स का गॉड। अभी हमने जब इकोनॉमिक कंडीशन देखी तो हमने फोकस किया कि उस टाइम जो एनिमल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ करते थे लोग। ओके, तो ये चीज़ शो करती है कि उनकी उस टाइम एनिमल्स के भगवान भी थे जिनको पुषाण बोलते हैं।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस टाइम की जो रिचुअल्स थी, उस टाइम के जो यज्ञ थे वो बहुत ज़्यादा सिंपल थे। मतलब कुछ ही स्पेशल कोई विधि विधान फॉलो नहीं किया जाता था उस टाइम। रिचुअल्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी। यज्ञ करने के लिए भी ज़्यादा कुछ कंडीशन नहीं हुआ करती थी। सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से फॉलो किया जाता था सब कुछ। फैमिली का जो हेड हुआ करता था उसको यज्ञ करने की, परफॉर्म करने की पावर होती थी, मतलब वो यज्ञ परफॉर्म कर सकता था। इसके अलावा उस टाइम जो है, मतलब अगर हम ऋग्वेदिक एरा की बात करें तो मेल डाइटीज, मेल गॉड जो हैं उनकी ज़्यादा वर्शिप की जाती थी। और अब यहाँ पर जो जितने भी ऋग्वेदिक एरा में जो भी भगवान थे उनको 3 कैटेगरी में, 3 टाइप में यहाँ पर बांटा हुआ है। फर्स्ट है स्काई गॉड, जिनको सेलेशियल डाइटीज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सन या फिर सूर्या, वरुण, मित्र और घोष ये आते हैं। सेकंड है स्पेस गॉड, जिनको एटमॉस्फेयर डाइटीज के नाम से जाते हैं, इंद्र, वायु और मारुति। थर्ड है अर्थ के भगवान, मतलब पृथ्वी के भगवान, टेरेस्ट्रियल गॉड जो हैं, उसमें आते हैं सोम और अग्नि। तो ये हमने ऋग्वेदिक एरा के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। ऋग्वेदिक एरा को स्टडी करने के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में। पोस्ट वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम पोस्ट वैदिक पीरियड को स्टडी करेंगे ऋग्वेदिक एरा के साथ में कंपैरिजन करके, ताकि बहुत सारी चीजें आपको समझने में और याद करने में काफी ज्यादा इजी लगेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जियोग्राफिकल कंडीशन की। जब हमने ऋग्वेदिक एरा स्टडी किया था तब हमने ये देखा था कि जब आर्यंस इंडिया में आई तो सबसे पहले वो सप्त सैंधव जो रीजन है वहां पर अपने आप को सेटल कर लिया था। ये सप्त सैंधव रीजन क्या था? इंडस रिवर, उसकी 5 इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज प्लस में सरस्वती रिवर का जो फ्लोइंग एरिया है उसी को बोलते हैं सप्त सैंधव रीजन। यहाँ पर उन्होंने सेटल कर लिया, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में उन्होंने अपने आप को ईस्टर्न पार्ट में स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया और पोस्ट वैदिक पीरियड आते आते वो अपने आप को गंगा, यमुना, दोआब तक अपने आप को स्प्रेड कर चुके थे। और जो उनकी ईस्टर्न बॉर्डर है वो गंडक रिवर, जिसको सदा नीरा रिवर के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा डिसाइड की गई। सतपथ ब्राह्मण के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो किंग विदेश जो है वो सदा नीरा रिवर तक पहुंच चुके थे। सतपथ ब्राह्मण आप सभी को पता है, वैदिक लिटरेचर वेदास को सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए जो ब्राह्मण हैं उनको कंपोज किया गया था। जब हमने ऋग्वेदिक एरा को स्टडी किया तब हमने देखा कि वहां पर एक माउंटेन के बारे में बात बताई गई है और वो एक माउंटेन था मुजवंत माउंटेन। लेकिन जो पोस्ट वैदिक पीरियड है उसमें 3 माउंटेन्स की बात बताई गई है और वो 3 माउंटेन्स के नेम है त्रिकुट, केन्स और मेनाक। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1000 बीसी के टाइम में जो आयरन ओर है, मतलब लोहे की डिस्कवरी हो गई थी, लोहे की खोज हो गई थी और इससे बहुत सारी चीजें बदल गई। जैसे कि पहले जो काम लकड़ी या फिर पत्थर से हो रहे थे उन सब चीज़ों को रिप्लेस कर दिया गया लोहे के द्वारा। जैसे कि अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़मीन को खोदना है, पेड़ों को काटना है, तो या तो जो पत्थर है उसको शार्प करके उसका यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। दूसरी बात, वॉर जो है वो या तो लकड़ियों से या फिर पत्थरों से लड़ी जाती थी। इसकी वजह से जो भी युद्ध होते थे उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता था, क्योंकि दोनों तरफ के जो पक्ष है वो एक तरीके से एक टाइम के बाद में थक जाते थे और ना एक तरीके से डिसिसिव उसका रिजल्ट आ पाता था, ना इस तरीके से अटैक हो पाता था कि सामने वाले जो दूसरी तरफ की जो आर्मी है उसकी डेथ हो जाए, उन लोगों को मार दिया जाए। इस तरीके के उनके पास में वेपन ही नहीं थे। अब आयरन ओर की खोज हो गई, तो आयरन ओर की खोज हो गई तो खेती से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बनाया गया, जिससे खेती करना आसान हो गया। तो लोगों का झुकाव होने लगा कि एक जगह हम स्टेबल हो और खेती करना स्टार्ट करें। दूसरी तरफ जब युद्ध लड़े जाने लगे तो उसमें उन सारे वेपन्स का यूज किया जाने लगा और फिर युद्धों के भी रिजल्ट आने लगे। और इस आयरन ओर की वजह से बहुत सारी चीजें बदली। और आज जब हम पोस्ट वैदिक पीरियड के अलग अलग सेक्टर की कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसका उस पर काफी ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखेंगे पॉलिटिकल कंडीशन। पोस्ट वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी? अभी हमने देखा कि लोहे का आविष्कार हुआ तो लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया। अब लोग एग्रीकल्चर करेंगे तो एक जगह लोग सेटल होना स्टार्ट हो गए। जब लोगों ने रीजन बेस्ड एक जगह अपनी स्टेबिलिटी ले आई, मतलब एक जगह पर लोग बसने लग गए। जबकि हमने ऋग्वेदिक एरा में ये देखा था कि जो आर्यंस थे वो नोमेडिक थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। ज़्यादातर उनके जो वॉर होते थे वो कैटल मतलब पशुओं के लिए होते थे। लेकिन अब
पोस्ट वैदिक एरा में, पोस्ट वैदिक पीरियड में लोग एक जगह स्टेबल होने लग गए, एग्रीकल्चर करने लग गए। दूसरा, जब एक जगह रहने लगे तो उस एरिया को सुरक्षित करने के लिए उनको एक राजा की जरूरत पड़ने लग गई। जब हमने ऋग्वैदिक एरा को स्टडी किया तब हमने देखा था कि जो राजा है उसकी ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ करता था उस टाइम, लेकिन जब यहाँ पर लोग एक जगह सेटल हुए तो राजा की अहमियत बढ़ी। ओके, तो किंग की जो पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और ग्लोरियस हो गई थी पोस्ट वैदिक पीरियड में, जबकि ऋग्वैदिक पीरियड में जो किंग की पोस्ट है वो ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं थी। जो राजा है वो बहुत सारे टाइटल्स को अडोप्ट करने लगा। जैसे कि अगर हम देखें तो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें जो राजा थे वो सम्राट और टाइटल गेन करने लगे। साउथ इंडिया में एकराट, वेस्टर्न इंडिया में स्वैराट और नॉर्दर्न इंडिया में विराट, और जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, मिडिल इंडिया है, वहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ के जो राजा हैं, जो किंग हैं, वो भोज टाइटल को गेन करने लगे थे। तो ये इंपॉर्टेंट टाइटल है, ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से एरिया के जो राजा हैं उन्होंने कौन से टाइटल को गेन किया था। अब जो किंग है वो अपने, जब भी उनका जो टाइम पीरियड होता था, जब वो किसी एरिया के राजा होते थे, कुछ यज्ञ करवाते थे, कुछ ऐसे यज्ञ की जो सेरेमनी है उसको फॉलो करते थे, जिसमें इंपॉर्टेंट कुछ यज्ञ के नाम है वो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन से टाइम में पोस्ट वैदिक पीरियड के जो राजा है वो कौन सा यज्ञ करवाते थे। सबसे पहले है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो है वो कोरोनेशन सेरेमनी, मतलब किसी का राज तिलक हो रहा है किसी राजा का, तो उस टाइम ये यज्ञ होता था। इसमें जो राजा है वो खुद खेतों में जा करके इस यज्ञ के दौरान और हल जोतता था, खेतों की गुड़ाई करता था। इसके अलावा उसके जो मिनिस्टर्स हैं, राजा के जो मिनिस्टर हैं, उसको दावत पर बुलाते थे। शुरुआत में ये जो राजसूय जो यज्ञ है वो एक बार होता था, मतलब सिर्फ कोरोनेशन के टाइम में, लेकिन धीरे धीरे हर साल इसको परफॉर्म किया जाने लगा। नेक्स्ट यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। ये जो यज्ञ है वो इंपीरियलिस्ट यज्ञ है, मतलब 3 दिन तक लगभग ये यज्ञ चलता था। इसमें क्या होता था अश्वमेध यज्ञ में कि एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था, उसको सिक्योर करने के लिए उसके पीछे आर्मी चलती थी, और ये घोड़ा जहां पर भी जाकर के चला जाता जिस भी राज्य में, उस राज्य को, जिस राजा का ये घोड़ा होता था उस राज्य के अंडर ये एरिया आ जाता था। ओके, तो ये जो अश्वमेध यज्ञ है, मतलब आप देखो, कंपैरिजन देखो, ऋग्वैदिक एरा जब हमने डिस्कस किया तो वहां पर जो वॉर होती थी वो सिर्फ कैटल्स के लिए होती थी। यहाँ पर जो वॉर है वो लैंड के लिए होने लगी, जमीन की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ गया। नेक्स्ट यज्ञ है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ जो है वो, इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती थी और राजा खुद जो है इस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था। स्पेसिफिक यहाँ पर अगर हम देखें तो मेन स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पर होती थी चैरियट रेसिंग, रथों की दौड़, और इसमें जो राजा है वो हमेशा जीतता था। एक तरीके से सुप्रीम दिखाने की राजा को यहाँ पर कोशिश की जाती थी। ऋग्वैदिक एरा में हमने ये डिस्कस किया था कि राजा को वहाँ पर जो किंग होता था, हालांकि उसकी पोस्ट ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ मंत्री होते थे, कुछ मिनिस्टर्स होते थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी प्रोसीजर होगा पोस्ट वैदिक पीरियड में भी, लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि 3 कमेटी हुआ करती थी, जिसमें एक थी विदत, एक थी सभा और एक थी समिति। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में जो विदत कमेटी है उसका तो कहीं मेंशन ही नहीं है। 2 कमेटी बसती है, सभा और समिति, ये भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अथर्ववेद में सभा और समिति को जो प्रजापति है उसकी 2 बेटियों के रूप में मेंशन किया हुआ है। मतलब ऋग्वैदिक पीरियड में जो कमेटीज थी वो पोस्ट वैदिक पीरियड में आते आते काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो राजा है वो एक तरीके से अपने आप को पावरफुल मानने लग गया था। राजा की जो पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी और वो हर जो कमेटी है वो अपने अकॉर्डिंग उसको बनाता था और बिगाड़ने लग गया था। ऋग्वैदिक पीरियड में हमने डिस्कस किया था कि राजा को जो भी टैक्स दिया जाता है वो उसकी इच्छा से, मतलब अगर किसी का मन हो तो राजा को वो टैक्स देगा ऋग्वैदिक पीरियड में, और उसको बोलते थे बलि। और पोस्ट वैदिक पीरियड में भी टैक्स दिया जाता था, लेकिन उसको नेसेसरी कर दिया गया कि सभी को टैक्स देना होगा, उसी को बोलते थे बलि। मतलब नेम सेम है, लेकिन जो प्रोसीजर है कि किस तरीके से देना है वो चेंज कर दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टाइम भी राजा के पास में कोई भी परमानेंट आर्मी नहीं थी। ओके, तो ये हमने पोस्ट वैदिक पीरियड में जो पॉलिटिकल कंडीशन थी उसके बारे में डिस्कशन किया। पोस्ट वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल कंडीशन को डिस्कस करने के बाद में अब हम स्टडी करेंगे सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। सबसे पहले सोशल कंडीशन। पोस्ट वैदिक एरा में जो सोसाइटी थी वो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी,
फैमिली जॉइंट हुआ करती थी, सोसाइटी 4 वर्णों में डिवाइड थी और इन 4 वर्णों का डिसीजन होता था बर्थ के बेसिस पर। अगर हम कंपैरिजन करें ऋग्वैदिक एरा से तो ऋग्वैदिक एरा में 4 वर्ण थे लेकिन उनका डिसीजन प्रोफेशन के बेस पर होता था। मतलब अगर आप ब्राह्मण का काम कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण कहलाओगे, अगर आप क्षत्रिय का काम कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय कहलाओगे। लेकिन पोस्ट वैदिक एरा में अगर आपने ब्राह्मण फैमिली में जन्म ले लिया तो आप ब्राह्मण कहलाओगे, चाहे आपका वर्क जो है, आपका काम जो है वो कुछ भी हो। पोस्ट वैदिक एरा में कुल और गोत्र जो वर्ड है उनका मेंशन मिलता है। इसके अलावा जो सोशल इनइक्वलिटी थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि जो ब्राह्मण कैटेगरी थी, जो 4 वर्णों में जो ब्राह्मण थे, उनको सोसाइटी में सिंबॉलिक सुप्रीमेसी दे रखी थी पोस्ट वैदिक एरा में। इसके अलावा जो ओवर प्रोडक्शन होता था उसकी अथॉरिटी दे दी गई थी क्षत्रियों को कि आपके पास में जिम्मेदारी है, आपको अथॉरिटी दी जाती है कि जो भी ओवर प्रोडक्शन होगा वो क्षत्रियों को दिया जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सभी क्षत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई थी। क्षत्रिय मतलब जो प्रोटेक्ट करते थे उस सोसाइटी को, उस राज्य को, मतलब इनडायरेक्टली जो किंग हुआ करते थे। और किंग जो हमने ये देखा भी है पॉलिटिकल कंडीशन में कि काफी सुप्रीम पावर बन गया था पोस्ट वैदिक एरा में आते आते किंग की पोस्ट। तो इनडायरेक्टली जो ओवर प्रोडक्शन की पावर है वो दे दी गई किंग को। अब यहां पर पोस्ट वैदिक एरा में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं इनको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड से यहां पर रिलेट किया जाता था। तो ये जो नेम है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि एक तरफ आपको ये जो 4 वर्ण है इनका नाम दे दिया जाएगा और ये वर्ड से ये दे दिए जाएंगे और फिर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ब्राह्मण को अदाई के नाम से जानते थे, क्षत्रिय जो है उनको बलिहर के नाम से, वैश्य को अनश्य बलिकृत के नाम से और शूद्र को अनश्य प्रेष्य के नाम से। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं पोस्ट वैदिक एरा में कि जो वीमेन की कंडीशन है वो डिक्लाइन हो गई थी। हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जैसे कि अथर्ववेद में ये बोला गया कि कोई भी पर्सन के जीवन में अगर दुख है तो उसके दुख का जो सोर्स है वो बेटी होती है। तो ये एक एग्जाम्पल मिलता है जिसके बेसिस पर यह बोला गया कि पोस्ट वैदिक एरा में वीमेन की जो पोस्ट है, वीमेन की जो कंडीशन है वो डिक्लाइन हुई थी। नेक्स्ट एग्जांपल है मैत्रायणी जो संहिता है, वहां पर ये बोला गया है कि वीमेन जो है वो अल्कोहल और गैम्बलिंग की तरह ही एक बुराई है। और बृहद आरण्यक उपनिषद जो है वहां पर याज्ञवल्क्य और गार्गी का एक कन्वर्सेशन होता है सोल को लेकर के, आत्मा को लेकर के। राजा जनक के कोर्ट में ये कन्वर्सेशन चलता है और इसमें गार्गी अपनी तरफ से जो पक्ष रखती है वो काफी मजबूत होता दिखाई देता है और तब याज्ञवल्क्य गार्गी को बोलता है कि गार्गी चुप हो जा, नहीं मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। ये कुछ स्टेटमेंट जिनसे ये बोला गया कि पोस्ट वैदिक एरा में वीमेन की कंडीशन डिक्लाइन हुई। हालांकि जो पोस्ट वैदिक एरा है उसमें वीमेन को एजुकेशन का राइट था, जैसे कि एग्जांपल हमें मिलते हैं गार्गी और मैत्रेय। अब बात आती है विडो रीमैरिज की, तो विडो रीमैरिज होता था पोस्ट वैदिक एरा में और ऋग्वैदिक एरा में भी विडो रीमैरिज होता था। नियो कस्टम वे ऋग्वैदिक एरा और पोस्ट वैदिक एरा दोनों में एग्जिस्ट करती है ये कस्टम। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज का कोई भी एग्जाम्पल हमें पोस्ट वैदिक एरा में भी नहीं मिलता है और ऋग्वैदिक एरा में भी नहीं मिलता था। हालांकि डोमेस्टिक स्लेवरी जो है वो एग्जिस्ट करने लग गई थी पोस्ट वैदिक एरा में। अब बात आती है इकोनॉमिक कंडीशन की। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि 1000 BC के टाइम में आयरन ओर का इन्वेंशन हो जाता है। अब आयरन ओर का इन्वेंशन हो जाता है तो एग्रीकल्चर करना काफी ज्यादा इजी हो गया। तो पोस्ट वैदिक एरा के आते आते जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर की तरफ इन्फ्लुएंस होने लग गए और पोस्ट वैदिक एरा की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड डेवलप हो गई। अथर्ववेद में ये बोला गया है कि एक राजा थे पृथुवैन्य, उन्होंने एग्रीकल्चर करना सबसे पहले स्टार्ट किया था और अथर्ववेद में ही एग्रीकल्चर की जो भी टाइप्स हैं, जो भी मेथड्स हैं, उन सभी को अथर्ववेद में ही मेंशन किया हुआ है। हालांकि जो अथर्ववेद है उसमें लोकस्ट के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। लोकस्ट होते हैं टिड्डी। 2020-21 में हमारे इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न बॉर्डर, पाकिस्तान से सटी हुई जो बॉर्डर है जिसमें राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, ये वाला जो रीजन आता है, वहां पर ये टिड्डी अटैक देखने को मिला जिसकी वजह से फार्मर्स काफी ज्यादा परेशान हुए और ये जो इशू है वो नेशनल इशू भी बना था। तो अथर्ववेद में टिड्डी के बारे में बताया हुआ है, लोकस्ट के बारे में मेंशन किया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। हालांकि हमने जब ऋग्वैदिक एरा डिस्कस किया था तब हमने ये देखा था कि जो आर्यंस हैं वो एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर उनकी इकोनॉमी डिपेंड करती थी, लेकिन पोस्ट वैदिक एरा के आते आते एग्रीकल्चर डेवलप हो गई, एग्रीकल्चर के ऊपर लोग फोकस हो गए, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर अभी भी वो लोग ध्यान देते थे। अभी भी पोस्ट वैदिक एरा में भी उन लोगों के, आर्यन लोगों के काऊ और होर्से जो है वो फेवरेट एनिमल के रूप में थे। सरप्लस प्रोडक्शन होने लग गया था तो सरप्लस प्रोडक्शन को बेचने के लिए कुछ ऐसी मंडी जैसी जगह जो है वो एस्टेब्लिश होने लग गई। तो अर्बन कल्चर पोस्ट वैदिक एरा आते आते डेवलप होने लग
गया था। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्री भी डेवलप हुई थी जिसमें टेक्सटाइल, लेदर और मेटल इंडस्ट्री है। हालांकि अगर हम बात करें कि करेंसी सिस्टम अभी भी डेवलप नहीं हुआ था, अभी भी काऊ और निस का यूज किया जाता था करेंसी के रूप में, जैसे कि ऋग्वैदिक एरा में यूज किया जाता था, और जो बार्टर सिस्टम है उसको अभी भी प्रैक्टिस की जाती थी। अब बात आती है रिलीजियस कंडीशन की। रिलीजियस कंडीशन में अगर हम देखें तो नेचुरल पॉलीथिज्म था, मतलब एक तरीके से प्राकृतिक बहुदेववाद था। मोनोथिज्म भी था, मतलब एक देव की भी पूजा करते थे, और हीनोथिज्म था। हीनोथिज्म क्या होता है, हमने जब ऋग्वैदिक एरा डिस्कस किया तब भी इसको देखा है। हीनोथिज्म में ये होता है कि किसी स्पेशल प्रोफेशन के बेसिस पर, किसी स्पेशल एक्ट के टाइम में किसी स्पेशल देवी देवता की पूजा करना, किसी स्पेशल गॉड गॉडेस की पूजा करना, ये होता है हीनोथिज्म। जैसे कि आप मंडे को शिव जी की पूजा करते हो, ट्यूसडे को आप पूजा करते हो हनुमान जी की, या फिर जैसे कि आपको घर की स्थापना करनी है तो आप गणेश जी की पूजा करोगे। अगर आपको कहीं जा रहे हो, रात का टाइम है और आपको डर लग रहा है, तो आपको लगता है कि उस टाइम हनुमान जी आपकी हेल्प करेंगे, तो किसी स्पेशल टाइम के अकॉर्डिंग किसी देव की पूजा करना, वो होता है हीनोथिज्म। इसके अलावा निर्गुण भक्ति भी पोस्ट वैदिक एरा में भी अवेलेबल थी, और ये ऋग्वैदिक एरा में भी निर्गुण भक्ति पे लोग पूजा करते थे, निर्गुण भक्ति को भी लोग मानते थे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो रिलीजियस कंडीशन थी, इस तरीके से उस टाइम जो है वो देवताओं की पूजा करते थे। अब बात आती है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट देवता थे पोस्ट वैदिक एरा में। अब अगर हम बात करें ऋग्वैदिक एरा की, तो उस टाइम थे जो वरुण भगवान थे, इंद्र थे और अग्नि, ये इंपॉर्टेंट देवी देवता थे। लेकिन पोस्ट वैदिक एरा आते आते ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो अभी प्रेजेंट टाइम में भी हमारे इंपॉर्टेंट देवी देवता हैं, इंपॉर्टेंट डेटीज हैं, उनके रूप में हम आज भी उनकी पूजा करते हैं। सनातन धर्म आज भी उनको मानता है। सेम वो देवी देवता आते, मतलब पोस्ट वैदिक एरा में ये इंपॉर्टेंट गॉड गॉडेसेस के रूप में सामने आए थे। ब्रह्मा को बोला गया कि इन्होंने क्रिएट किया है सोसाइटी को, पूरी इस अर्थ को। विष्णु के बारे में ये बोलते हैं कि वो क्या करते हैं, वो पालनहार है इस सोसाइटी के। और महेश के बारे में शिव जी भगवान के रूप में बोलते हैं कि डिस्ट्रॉयर है। जब लगता है कि पाप बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो वो इस पूरी सोसाइटी को खत्म कर देंगे, पूरे अर्थ को खत्म कर देंगे, और फिर उसके बाद में दोबारा से ब्रह्मा जो है वो इस सोसाइटी को, इस अर्थ को दोबारा से इसको जनरेट करेंगे। पोस्ट वैदिक एरा आते आते जो यज्ञ सेरेमनी है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। ऋग्वैदिक एरा में हमने डिस्कस किया था कि जो यज्ञ की जो सेरेमनी है वो काफी ज्यादा सिंपल होती थी, हर कोई पर्सन यज्ञ परफॉर्म कर सकता था। लेकिन पोस्ट वैदिक एरा में इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया, रिचुअल्स को और ज्यादा इंसर्ट किया गया। ये डिसाइड किया गया कि ब्राह्मण जो है, क्योंकि हमने देखा था कि सोसाइटी में ब्राह्मण को एक सुप्रीमेसी पावर दी गई, तो ब्राह्मण ही यज्ञ करवा सकते हैं, इस तरीके की कुछ चीजें जो हैं वो इंसर्ट हो गई। इसके अलावा ब्राह्मण जो है वो ही यज्ञ करवा सकते थे। मुंडक उपनिषद के अकॉर्डिंग बोले तो रिचुअल्स जो हैं उनको एक ब्रोकन बोट के रूप में एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो रिचुअल्स हैं वो कहीं भी आपको डुबा देंगी। पुषाण जो है उनको शूद्रों को देवता के रूप में पूजा जाने लगा, और ऋग्वैदिक एरा में ये जो पुषाण है इनको कैटल के देवता के रूप में पूजा जाता था। इसके अलावा जो ज्ञान मार्ग है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर बन गया था पोस्ट वैदिक एरा में आते आते। इसके अलावा हाँ, हालांकि देखो ये सारे रिचुअल सब कुछ परफॉर्म किए जा रहे थे, लेकिन आइडोल वर्शिप, मतलब एक तरीके मूर्ति पूजा और जो टेम्पल्स हैं उनके कहीं भी एविडेंस नहीं मिलते हैं। और जो मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर बन गया था। इसके अलावा पोस्ट वैदिक एरा में जो लोग हैं वो ब्लैक मैजिक को भी मानते थे। ठीक है, जादू टोना, अंधविश्वास, इनमें विश्वास करने लग गए थे। तो ये हमने पोस्ट वैदिक एरा उसको कंप्लीट किया। एक तरीके से इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो वैदिक एरा को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर की जाती हैं। ओके, थैंक यू।